हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आज कि हमारा बैंक्स में कितना पैसा सुरक्षित है। हम लोग ये भी जानेंगे कि अप टू कितना अमाउंट तक हमारा पैसा जो भी बैंक में हम डिपॉजिट कर रखे हैं, आइदर करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में, उसमें सरकार ने कितने पैसे की गारंटी रखी है। अगर कोई भी क्या अंतर है हमारे प्राइवेट बैंक्स में और सरकारी बैंक्स में, क्या ऐसा कोई गारंटी सरकारी बैंकों पे भारत सरकार की है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू ये भी जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे पास विकल्प क्या है। अगर मान लीजिए कोई भी बैंक अगर दिवालिया हो जाती है तो क्या हमारे पास ऐसा कोई प्रोविज़न है जिसके तहत हमारे पैसों की कोई गारंटी है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि इंडिया में जितने भी बैंक्स काम करते हैं, बैंकों को लाइसेंस देने का काम रिजर्व बैंक करती है। और रिजर्व बैंक लाइसेंस देते समय ही ये एश्योर करती है सारे भी इन्वेस्टर्स को, सारे भी डिपॉजिटर्स को कि अगर आपने पैसा उसमें डिपॉजिट किया है तो उस पैसा की एक अप टू एक सर्टेन लिमिट तक एक गारंटी होती है। और ये गारंटी जो दिया जाता है हमारे यहाँ, वो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के थ्रू दिया जाता है। ये एक आरबीआई की सब्सिडरी कंपनी है। हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे ये गारंटी देती है और क्यों, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये जानने की हम लोग बहुत ज़रूरी है कि क्यों आखिर बैंक में हम पैसा रखते हैं तो आखिर ये गारंटी शब्द क्यों। ऐसा है ना कि इंडिया में जो जेनेटिकली अगर हम कहा जाए तो हम लोग रिस्क अवर्स हैं, हम लोग का रिस्क एपेटाइट लेवल बहुत लो है। हम लोग बहुत डरते हैं कि अगर पैसा रखे, अगर पार्टी डिफॉल्ट कर गया तो क्या होगा। इसके इतिहास में हम लोग जाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि इंडिया के दो बैंक्स थे, पलाइक सेंट्रल बैंक्स लिमिटेड और लक्ष्मी बैंक, जो 1960 में क्या हो गया, दिवालिया हो गया। दिवालिया होने का मतलब क्या हो गया कि उनकी बैंक कैपेसिटी खत्म हो गई कि जो भी डिपॉजिटर का पैसा है वो लौटा सके। तो उस समय ऐसा कोई गारंटी था नहीं कि लोगों को अगर पैसा डिपॉजिट है तो फिर डिफ़ॉल्ट होने की सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करे। और ख़ास करके हम लोग नया नया आज़ाद हुए थे तो उस समय हमारा अवेयरनेस लेवल और भी काफ़ी लो था, एजुकेशन लेवल हमारा काफ़ी लो था। तो एक पैनिक सा सिचुएशन हो गया मार्केट में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1961 में एक बिल लाया अपने पार्लियामेंट के अंदर, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बिल 1961, जो लागू हुआ हमारा 1 जनवरी 1962 से। तो ये जो आप हम लोग देख रहे हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये इसका एग्जिस्टेंस आया 1 जनवरी 1962 से। तो 1962 में क्या हुआ कि जितने भी बैंक्स आ गए थे तो उसी दिन से नियम ये बन गए कि जो भी बैंक्स अगर इंडिया में काम करेंगे उनको हर हाल में इस कंपनी के थ्रू इंश्योरेंस देना है। अब हम समझते हैं कि आखिर होता क्या है इसमें। तो होता ये है कि जितने भी बैंक्स इंडिया में काम कर रहे हैं तो बैंकों को क्या किया गया कि सारे बैंकों को एक प्रीमियम तय कर दी गई। प्रीमियम ये तय कर दिया गया कि आपको 1 लाख रुपया में 100 रुपीज़ आपको देना है, मतलब प्रति 1 लाख आपको 100 रुपीज़ प्रीमियम जमा करना है इस कंपनी के पास। उसके अगेंस्ट में ये कंपनी क्या करती है, डिपॉजिटर को जो भी पैसा इन्वेस्टेड है उस पर अप टू 5 लाख का एक गारंटी देती है। मतलब ये एश्योरेंस है कि अगर कोई एक व्यक्ति, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपका, एक व्यक्ति, एक बैंक, एक कैपेसिटी, हम उसको डिफाइन करेंगे आगे कि कैपेसिटी किसको क्या कहते हैं, उसको राइट क्या कहते हैं। तो एक आदमी अगर किसी भी एक बैंक में, सपोज कर लो कि आपने स्टेट बैंक में अगर आपने 4 लाख रुपया रखा है और उसका ब्याज हो गया, मान लो कि 1 लाख ब्याज हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 5 लाख। तो यहाँ पे गारंटी जो है ब्याज, मूलधन और इवन आपका जो करंट अकाउंट्स में जितने भी अकाउंट्स है, सारे अकाउंट्स को मिला लो, उसको मिलाकर पूरी रकम जो है 5 लाख तक की ही गारंटी है। ये इवन इस पे भी लागू होता है। सपोज कर लो कि आप बिजनेसमैन हो और आपका एक सोल प्रोप्राइटर अकाउंट है और उसका भी अकाउंट है, उसमें भी अगर आपने 1 लाख 2 लाख रखे हुए हैं, लेकिन गारंटी जो है सारे पैसों को मिला के 5 लाख रुपए तक के भी अप्लीकेबल है। आपके मन में अनेकों सवाल होंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके उनमें से कुछ सवालों का जवाब दूं। एक सवाल है, क्या मेरे पास 5 बैंक्स में अकाउंट है तो क्या आप सिर्फ गारंटी 5 ही लाख रुपये देते पाँचों बैंक को? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके हर बैंक में 5 लाख रुपए की गारंटी है। सपोज कर लो कि आपने 5 बैंक्स में खाता खोल रखा है और आपने 4-4 लाख रुपया सारे बैंक्स में किया, तो वो तो सभी बैंकों में 4-4 लाख की गारंटी है। लेकिन अगर आपने क्या किया कि 10-10 लाख रुपया 5 बैंकों में जमा कर रखा है तो क्या होगा कि हर बैंक 5 लाख। तो आपके हर जितने भी बैंक से, याद रहे कि बैंक्स कहने का मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ ब्रांचेज, आपकी कितने भी शाखाओं में खाता क्यों ना हो,
सारे शाखाओं को मिलाकर हम एक बैंक की बात करते हैं। और हमने आपको बताया था कि एक कैपेसिटी की बात करते हैं। मतलब कैपेसिटी की बात मतलब ये हुआ कि अगर आप सपोज कर लो किसी अकाउंट में फर्स्ट होल्डर हो, किसी अकाउंट में सपोज कर लो कि आप सेकेंड होल्डर हो, है ना, किसी अकाउंट में थर्ड होल्डर हो, तो ये ऑर्डर भी अगर अकाउंट में चेंज होता है तो नेचुरली है कि आपका जो ये गारंटी का लेवल है वो चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसे क्या हुआ, आप और आपकी पत्नी, दो ऐसे अकाउंट है, एक अकाउंट में आपकी फर्स्ट होल्डर आप है, सेकंड होल्डर आपकी वाइफ है, तो उसमें क्या होगा कि 5 लाख की गारंटी किसको मिलेगी, फर्स्ट होल्डर को मिलेगी। अब दूसरा जो अकाउंट है उसमें क्या होता है कि सेकंड होल्डर कौन है, आप है, फर्स्ट होल्डर आपकी वाइफ है, तो वहां पे भी क्या हो गया, 5 लाख का मिलेगा। लेकिन क्या सेकंड होल्डर जो आपकी पत्नी है उनको अलग से मिलेगा 5 लाख की गारंटी? हाँ, उनको अलग से मिलेगा, क्योंकि उस अकाउंट में उन्होंने ज्वाइंटली आपके साथ हैं, तो 5 लाख उनका अलग से मिलेगा, 5 लाख आपका अलग से मिलेगा। ये बात ध्यान रहे कि ये ब्याज सहित है, मतलब इंक्लूडिंग ऑल। आपका डिपॉजिट्स हो सकता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इवन आरडीज हो, या आप कोई किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रखे हो बैंक्स में, तो आपका लिमिट जो है वो 5 ही लाख तक में एग्जॉस्ट कर जाता है। अब हम लोग कर क्या सकते हैं, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा सिनारियो बहुत ही रेयर इंडिया में आया है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज है ना कि भारत में एक भी सरकारी बैंक डूबा नहीं है। सच कहूं, भारत के इतिहास में एक भी सरकारी बैंक आज तक नहीं डूबा। जितने भी बैंक्स डूबे हैं इंडिया में वो कोऑपरेटिव बैंक्स थे, वो पुअरली मैनेज्ड बैंक्स थे। और कहीं न कहीं आज तक आप विश्वास नहीं करोगे, अनबिलीवेबल, पूरे भारत में सिर्फ अब तक 5,170 करोड़ रुपया ही क्लेम के रूप में दिया जा चुका है। और इस क्लेम करने के लिए आपको कुछ करना भी नहीं है, क्लेम आपको डायरेक्टली आपके बिहाफ में वो बैंक्स करेगी। आरबीआई उसको डायरेक्ट पैसा देगी, आपको पैसा डायरेक्ट नहीं देगी, आपको पैसा आपके बैंक्स के थ्रू ही मिलेंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस है उसमें आप कहीं भी इंगेज नहीं होते हैं। ये लिक्विडेटर जो बहाल करती है, उस लिक्विडेटर के माध्यम से आपको पैसा पूरा भुगतान हो जाता है, तो आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कभी कभी डरते हैं कि प्राइवेट बैंक है, डूब जाएगा तो क्या होगा। तो अगर प्राइवेट बैंक ही क्यों ना हो, इवन फॉरेन बैंक ही क्यों ना हो, अगर वो भी डूबता है तो 5 लाख की गारंटी है। अगर हमारा कोई गवर्नमेंट बैंक डूबता है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक से, अगर वो भी डूबता है तो 5 लाख की गारंटी है। तो लीगली दोनों बैंकों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक थोड़ा सा एक मन में पेन होता है कि अगर सरकार की बैंक है तो उसको अलग से उसका अलग से एक गारंटी भारत सरकार के तौर पे है। तो कानूनी तौर पे तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अगर सरकार ही किसी की कंपनी की मालिक होती है तो नेचुरल है कि उस पर थोड़ा सा लोगों का फेथ ज़्यादा होता है, लेवल ऑफ सेफ्टी भी ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर जब भी कोई भी एक बैंक डूबेगी, ये याद रखिएगा, अगर कोई भी एक बैंक डूबता है, कोई भी बैंक हो, क्योंकि हर बैंक ना एक दूसरे से लेंडिंग करती है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कोई भी अगर एक बैंक डूबता है तो पूरी इकोनॉमिक्स, जो पूरा इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स कर जाएगा। तो आपने हाल फिलहाल में यस बैंक की कहानी देखी होगी। यस बैंक में आरबीआई को बीच में एकाएक आना पड़ा और उन्होंने डिपॉजिटर को ट्रस्ट में लेने के लिए कुछ दिनों के लिए पैसा पे रोक लगाया। ये सारी कहानी हुई, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, एसबीआई को जिम्मेदारी गई डिपॉजिटर का पैसा को केयर करने के लिए, और फाइनली आज वो यस बैंक उस सिनारियो से बाहर आ चुका है। लेकिन ये सिनारियो आया क्यों, हम इस पे भी बात करेंगे। आखिर ये सिनारियो आया क्यों, और अगर ये सिनारियो आता है तो आप कहाँ हैं? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है ना। मैं उस अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो लोग क्या करते हैं, जिस तरह का गवर्नमेंट का ड्राइव चल रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से जुड़े, बैंक से तो जुड़ जाते हैं। अब बैंक से जुड़ गए, अब मैं सारे पैसे अपने उसमें डाल दिया, और एक ऐसा सिनारियो आता है कि बैंक, आरबीआई क्या करती है, एक आरबीआई डायरेक्शन देती है बैंक जो भी कंसर्न बैंक है कि आप पैसा फ्रेश डिपॉजिट्स नहीं ले सकते, फ्रेश विड्रॉल अलाउ नहीं कर सकते। अभी पीएमसी का आप देख रहे होंगे, पीएमसी स्कैम्स आया अभी आपके सामने, वो कोऑपरेटिव बैंक था। तो ये सिनारियो, ये सिचुएशन किसी के साथ आ सकता है, हमारे आपके साथ किसी के साथ आ सकता है। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इसके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि आप कभी भी सिंगल एक बैंक के भरोसे मत रहिए, मल्टीपल बैंक हमेशा रखिए। मैं ऐसे भी आप लोगों को एडवाइस करता हूँ, कभी भी जो भी इन्वेस्टमेंट आपका है वो सिंगल एक कंपनी में नहीं होना चाहिए, मल्टीपल कंपनीज ऑलवेज प्रीफर करना चाहिए। नोबडी नोज कि कौन सा कोलैप्स करेगा,
क्योंकि कोई इमेजिन नहीं किया था कि जो दुनिया की 150 साल की बैंक था वो लेमन ब्रदर्स 2008 में कोलैप्स करेगा। तो मेरा तो एडवाइस यही होगा कि आप लोग किसी एक बैंक पे ट्रस्ट मत करो, आप मल्टीपल अकाउंट्स रखो। और 5 लाख आज के समय में मैं तो नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन एक साधारण परिवार के लिए ठीक है, रिजनेबल अमाउंट है, लेकिन इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, जस्ट लास्ट 2020 में ही तो इसको 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया है, क्योंकि 1993 के बाद वो पहली बार 2020 में लिमिट बढ़ाया गया, मतलब 27 साल में 1 लाख की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख किया गया। तो 27 साल एक छोटा मोटा समय नहीं होता। उस समय 93 के लिए 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन आज 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इसको ज़रूरत है 10 लाख से ऊपर ले जाने का, तो 10 लाख भी ले जाता है तो कम से कम एक साधारण आदमी के लिए एक रिजनेबल अमाउंट होगा। तो मैं हमेशा एडवाइस करूँगा कि आप मल्टीपल अकाउंट्स रखें, और ये ज़रूर जानें कि हमारा कोई भी बैंक्स हो, हम लोग अंतर करते हैं, सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, इवन छोटे बैंक्स आ गए, आजकल स्मॉल बैंक्स आ गए, पेमेंट बैंक्स आ गए। अगर आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस दिया है तो 5 लाख की गारंटी है। मेरी कोई भी कोशिश आप लोग की डराने की नहीं है, मेरी कोशिश ये है कि आप लोग बस जानिए कि एक्चुअली में क्या रियली में सब लोग बोलते हैं कि बैंक्स हमारा 100% सेफ है। तो मैं इस सवाल का जवाब बिल्कुल ना दूंगा, हमारा बैंक्स बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप कभी भी इन्वेस्ट करते हो, ये हमेशा याद रखो, कभी भी इन्वेस्ट करते हो देयर इज अ रिस्क फैक्टर ऑलवेज है। कोई भी जगह आप इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क का कोई न कोई एक लेवल तो जरूर है। और हम लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली किसी एक कंपनी में फेथ कर लेते हैं, और उसका साइड इफेक्ट्स ये होता है कि जब मान लो सपोज कर लो भी बुढ़ापा के समय में आते हो, अपने सारे पैसे एक जगह जमा कर रखे हैं, और खुदा न खास्ते अगर वो कोलैप्स करती है तो आपके पास दोबारा समय नहीं है कि आप दोबारा उससे पैसा को कमा सको। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग बच के रहें, है ना। और ये भी कहूँगा कि आप लोग कोशिश करें कि मल्टीपल बैंक्स अकाउंट्स को रखें। अगर मल्टीपल बैंक्स ना हो तो कम से कम मल्टीपल कैपेसिटीज़ में अकाउंट्स को रखें। मल्टीपल कैपेसिटीज़ का मतलब ये भी कह सकते हैं कि सपोज कर लो अपने बच्चों के अकाउंट खोले, उसमें आप अंडर गार्जियन अकाउंट खोले, गार्जियन आप, तो उसका अलग से 5 लाख का गारंटी दिया जाता है। तो ये सरकार ने कोशिश किया है कि एक लोगों को ट्रस्ट दिया जाए ये गारंटी के तौर पे। अब ये कितना सक्सेसफुल है ये तो मैं कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये जरूर है कि आज तक भारत में, कम से कम इंडिया की बात करें तो आज तक कोई भी बैंक्स फेल्योर नहीं हुई सिवाय कोऑपरेटिव बैंक्स के। तो कोऑपरेटिव्स आर पुअरली मैनेज्ड, उनका कॉम्प्लायंस का इशूज हमेशा रहता है, लेकिन जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है आज तक कोई भी बैंक कोलैप्स नहीं किया है। और इस मामले में तो वी आर फाइनेंशियली मैच्योर इनफ, हमारा जो भी फाइनेंशियल सिस्टम इतना मैच्योर है कि कोई भी बैंक आज तक डूबा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई भी नेशनलाइज बैंक जो है वो कोलैप्स नहीं किया। एक नेशनलाइज बैंक थी न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जिसको 1980 में वो नेशनलाइज किया गया था। वो बैंक 1993 में कोलैप्स कर गया, पर गवर्नमेंट ने प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए उस बैंक को पीएनबी के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दिया, और उसको वो जो पैनिक था, उस पैनिक सिचुएशन से जो डिपॉजिटर्स को निकाल लिया गया। और उस समय भी ये इस स्कीम से जो भी डिपॉजिट इंश्योरेंस है कंपनी है, इससे क्लेम नहीं किया गया। मतलब क्या हुआ कि सीधे भी जो भी उसकी लायबिलिटीज़ थे उसने पीएनबी ने उसका केयर किया, और सारे डिपॉजिटर्स के पैसे सेफ रहे, किसी को किसी भी एक भी रुपये की क्षति नहीं हुई। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी नेशनलाइज बैंक्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोलैप्स नहीं किए, कोलैप्स किए, लेकिन किसी भी डिपॉजिटर का पैसा 1 रुपया भी डूबा नहीं है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा विश्वास है इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे कि समहाउ हमने अपने बैंक्स को बचा लिया है। ऐसा नहीं है फ्यूचर में बैंक्स डूबेंगे नहीं, डूबेंगे भी, बहुत सारी कारण, लेकिन आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं तो नहीं बिल्कुल कहूँगा कि जितने भी नए बैंक्स आते हैं वहाँ पर जाके जो उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि एक बात का ध्यान रखो, पैसा जितना स्मूथली हमारा निकल जाए, लिक्विडिटी बिगेस्ट कंसर्न है जब भी पैसा जमा करते हैं। तो अब ऐसा पैसा बैंक में पैसा जमा कर दिए जहाँ पे 10 दिन 20 दिन 1 महीना या 2 महीना के लिए भी अगर आपके पैसे को रोक दिया जाए तो यू विल बी इन बिग ट्रबल। सो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप लोग पैसा किसी भी बैंक में जमा करें तभी करें जब आपको लगे कि ये बैंक सस्टेनेबल है
और ये बैंक का आप फ्यूचर में भी ये बैंक आपको सर्विस देते रहेगी। थैंक यू।